प्रसिद्ध दार्शनिक रजनीश ओशो कहते हैं, किसी और की तरह मत बनो, तुम ईश्वर की एक सबसे उत्कृष्ट कृति हो। नमस्कार, मैं रजीत चौहान, स्वागत है आपका जौनसार बावर की आवाज़ में। आज हम पहुंचे हैं बहुत ही विशेष व्यक्तित्व के पास, जो कि हमारे जौनसार बावर के खत उपल गांव से हैं, टुंगरा गांव से हैं और वर्तमान में सचिवालय प्रशासन एवं राज्य संपत्ति विभाग में कार्यरत हैं, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर। तो सबसे पहले स्वागत है आपका जौनसार बावर की आवाज़ में, श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी, ग्राम टुंगरा। सबसे पहले आपका स्वागत है सर जौनसार बावर की आवाज़ में। थोड़ा सा अपना जीवन परिचय देंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में? जी, मेरा जन्म जो है एक छोटे से गांव टुंगरा में जो जौनसार बावर में पड़ता है, और प्रारंभिक शिक्षा मेरी कैंट हाई स्कूल चकराता से हुई। फिर इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चकराता से किया। काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि मेरे पिताजी जो है, जब मैं कुल 12 साल का था उनकी मौत हो गई थी। तो मैंने शुरू से लेके अब तक संघर्ष ही किया है, और ऐसा नहीं रहा कि मैं एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ हूँ तो मेरे लिए कोई अनुकूल परिस्थितियाँ रही। जैसे कि आपका जो बचपन रहा है, आप एक बहुत ही रूरल एरिया से हैं, जौनसार बावर से, मैं भी जौनसार बावर से हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारा ग्रामीण परिवेश कैसा है। हमारे क्षेत्र में एक, चलिए आज का समय तो कुछ और समय है, लेकिन जो आपका समय था वो बहुत ही, एक मैं कहूँ तो बहुत क्रिटिकल समय था। उस समय पढ़ाई के बारे में कल ही परिवार में एक आदमी सोच सकता था कि भाई हाँ, ये आदमी पढ़ाई करेगा, ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा। उठ के उस सिचुएशन से ऊपर उठ के आपने जो है एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और मेरे जहाँ तक सुनने में आया, देवेंद्र भैया जो आपके छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप करीबन तो 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के जो है पढ़ाई करने के लिए आप नगौ जाते थे। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि और एक बार मैं पहले बता दूं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जौनसार बावर से है, पहाड़ से हैं, उत्तराखंड से, जो भी जहाँ से है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इस इंटरव्यू को पूरा देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल इंटरव्यू होने वाला है कि आप कैसे एक, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो कैसे आप वहाँ से उठकर अपने मेहनत के बलबूते आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच सकते हैं। तो आप सभी लोग इस चीज़ को पूरा देखें और सुने। श्रीमान रावत जी, सब बताएं अपने जीवन के जो आपका जो सबसे पहले का संघर्ष था, उनको किस तरह से जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए कि ताकि वो अपना जो मुकाम लेके वो घर से निकले हैं। क्योंकि हर कोई जब देहरादून आता है तो अपना एक मोटिव लेके आता है, तो किस तरह से पढ़ाई करे कि अगले 5 से 6 सालों में वो एक अपना जो है एक रोजगार पा सके, कोई एग्जाम फाइट कर सके, किस तरह से कंसिस्टेंसी बनाए। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपने प्रिपरेशन कैसे करी और मतलब कैसे आपने एग्जाम्स फाइट किया? आपने तमाम एग्जाम फाइट भी किए, बहुत सारी नौकरियां आपने जो है रिजेक्ट भी करी, मैं रिजेक्ट ही कहूँगा उसे। और तो किस तरह से आपने जो एग्जाम फाइट किया और इतनी कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी? जब मेरा ग्रेजुएशन ये था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो मैंने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मुझे जो है थोड़ा पीसफुल चाहिए, मुझे तैयारी करनी है, कुछ पीसफुल माहौल चाहिए। अब घर में उन्होंने कहा कि तब तक थोड़े ये लोग भी बड़े हो गए थे, मेरे भाई बहन। 1984 तक, जब तक मेरे पिताजी की मौत नहीं हुई थी, तब तक जिंदगी सामान्य थी, ठीक चल रहा था सब कुछ। और वो बीमारी से उनकी मौत हो गई, बहुत यंग एज में वो चले गए। हम बहुत बड़ी ट्रेजेडी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और मैं उस समय बहुत ही छोटा था। मेरे जो है, मेरे पीछे मेरे 6 भाई बहन थे, हम 6 भाई बहन थे, और परिवार संभालने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरे जो मामा जी हैं, वो नगौ गांव मेरा ननिहाल है, मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, प्राइमरी तक की पढ़ाई मेरी वहीं हुई, 8वीं तक की पढ़ाई मेरी वहीं हुई। तो उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, ठान लिया कि मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है। उसके बाद फिर कैंट हाई स्कूल में जब मैंने एडमिशन लिया, तो तब भी 1 साल में नगौ से ही आता जाता था, और लगभग नगौ से कैंट हाई स्कूल चकराता की दूरी वन साइडेड 12 से 13 किलोमीटर थी। मैं 25 किलोमीटर रोज पैदल चलता था, और फिर स्कूल जाता था। फिर स्कूल से फिर ये हुआ कि घर की भी प्रॉब्लम्स थी। तो उस समय एक्चुअली ये था कि जो मेरे पिताजी थे, वो जैसे रूरल एरिया में ये पोस्ट ऑफिस होते हैं, और उसमें वो पोस्ट मास्टर थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी उस समय की, वो उस समय की 8वीं पढ़ी हुई थी, जबकि तो उस समय पढ़ाते नहीं थे, वो महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे। तो ये हुआ कि मामा जी ने थोड़ा प्रयास किया और उनको पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई, वो गांव में जो रूरल एरिया में। हालांकि तनख्वाह उस समय मुझे याद पड़ रहा है, लगभग 200 रुपये पर मंथ जो है उसमें तनख्वाह मिलती थी पोस्ट ऑफिस में। आप बताइए, 200 रुपये में हम लोग पूरे परिवार का गुजारा करते थे। बड़ा परिवार। तो मेरा लगभग ये 12वीं तक का जो सफ़र था वो ऐसे ही चलता रहा।
घर की जिम्मेदारियां, सुबह घर से स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आना, इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस का काम था उसमें भी ये था कि अमूमन ठीक है वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो फिर वो भी मेरे को मैं ही निभाता था वो जिम्मेदारियां सारी करना पड़ता था। और मतलब इस तरह से जिंदगी चलती रही। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में देहरादून आया डीएवी कॉलेज में, तो उस समय अब तो खैर बहुत सुविधाएं हैं और सारी चीजें, उस समय कुछ नहीं था। तो हालांकि मेरी नहीं, लगभग जौनसार बावर के सारे ही काफी सारे बच्चों की स्थितियां यही थी, लेकिन मेरी कुछ ज्यादा खराब थी क्योंकि मेरे आगे पीछे कुछ था नहीं, मतलब कोई देखने वाला था नहीं, कोई गार्जियन ऐसा नहीं था, पिताजी नहीं थे, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा मेरे को किसी का सपोर्ट था नहीं। तो मैं जब यहाँ आता था तो कभी रिश्तेदारों के यहाँ रुक गया, रिश्तेदारों के बच्चों के यहाँ रुक गया, और एडमिशन भी ऐसा था कि एडमिशन लिया उसके बाद घर चले गए। क्लास तो मैंने, अब मैं आपको बताऊं, आज एक सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं वो आदमी हूँ जिसने कभी भी ग्रेजुएशन में पूरा ग्रेजुएशन में एक भी दिन क्लास अटेंड नहीं करी होगी। कारण यहाँ रहने के लिए वो था नहीं, मेरे पास कोई रिसोर्सेज थे नहीं कि देहरादून में कमरा लेके रहूं। सर कि उन्होंने अपने गांव में जो है घर में नया घर बनाया था नगो में, तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, एक कमरा है इस घर में, इस ये ले ले और इसमें बैठ के पढ़ाई कर, किताबें वगैरह जो भी लगेगी मैं तुझे ला के दूंगा। उस समय ये भी नहीं था कि पेपर वगैरह कुछ नहीं थे, पेपर भी नहीं आते थे, पेपर तीसरे चौथे दिन आता था गांव में। तो फिर मैं देहरादून आया, उनको लेके आया, फिर यहाँ उस समय मुझे याद पड़ रहा है रमेश बुक डिपो शायद अब भी होगा पलटन बाजार में, तो मैंने कंपटीशन की। अब जैसे उस समय मेरे आगे एग्जाम्पल भी थे, श्याम सिंह चौहान एक पार्टी के हैं जो वो भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं सचिवालय में, तो वो भी, उन्होंने भी काफ़ी परेशानियां झेली थी, उनके बारे में मैंने सुना था, तो उनसे मिला मैं कि आप, उन्होंने भी आईएएस का प्री का एग्ज़ाम निकाला था, तो मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, कैसे क्या किया, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने बुक्स के नाम, राइटर्स के नाम, और ये पढ़ो, जनरल स्टडी के लिए ये बुक पढ़ो, और हिस्ट्री वगैरह के लिए ये पढ़ो। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो वो मैंने उस हिसाब से सारा अपना जो है कलेक्ट किया वो सारी चीज़ें, और वो डिटेल कलेक्ट करके फिर वो मैं फिर देहरादून से वो बुक्स खरीद के ले गया। फिर मैंने गांव में पढ़ाई करी। आप बिलीव नहीं करेंगे, गांव में लाइट भी नहीं होती थी, मैं लैंप की रोशनी में पढ़ता था। और जब तो खैर मैं जब बचपन में जब वहाँ पढ़ता था घर में अपने गांव में, तब तो खैर हमारे घर में तो कनेक्शन भी था नहीं, बिजली के पैसे देने की वो थी नहीं औकात, तो दिए की रोशनी में पड़ता था। मिट्टी तेल हमें जो है वो मिल जाता था, उस समय जो है कोटे का मिल जाता था, तो उसमें दिए की रोशनी में मैंने बचपन में पढ़ाई करी। फिर गांव में फिर मैं लैंप की रोशनी में भी पढ़ता था, तो लोग मुझे देखते रहते थे, गांव के लोग, वहाँ लोग अप्रिशिएट भी करते थे कि ये आदमी जो है देखो, इस बार कोई रिसोर्स नहीं है लेकिन ठान रखा इसने। तो मुझे अच्छा लगता था जब बताते थे कि बेटा एक दिन जरूर तुम कामयाब हो जाओगे और तुम अच्छा कर रहे हो। फिर जिस दिन मेरा 93 में, जिस दिन मुझे जो है पहली बार सिविल सर्विस प्री में हुआ मेरा 93 में, उस दिन मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर वो मेंस दिया लेकिन उसमें नहीं हुआ। फिर 95 में फिर हुआ मेरा सिविल सर्विस प्री में, मेंस दिया लेकिन नहीं हुआ। तो अब होता ही है कि अब अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है, एक आदमी दिल्ली से दिल्ली के लिए दौड़ रहा है, एक आदमी जो है चकराता से दिल्ली के लिए दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली वाला पहले पहुंचेगा। तो मेरे सामने वही परिस्थितियां थी। मैंने जो है फिर, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और 95 से 93 से 95 तक मैं तैयारी करता रहा। तो 95 वाला जो बैच था वो उसमें फिर मेरे 95 के बाद फिर मेरा जो है पीसीएस में भी होने लगा, और फिर 2-3 नौकरियां ये लगातार मिलती गई। 97 में मेरी नौकरी लग गई थी। कौन कौन सी नौकरियां आपने जो है? मेरा, मैंने कहा था आपसे पहले, सबसे पहला जो जॉब लगा था मेरा वो यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन के कमीशन के थ्रू जो है, उसमें एसीओ सहायक चकबंदी अधिकारी के पद मुझे मिला था। बिजनौर में मुझे पोस्टिंग मिली थी, और वो नौकरी मैंने 6 महीने की। 6 महीने में ही मैंने वो नौकरी जो है, वो मुझे कुछ लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगा वो नौकरी, तो 6 या 7 महीने में वो जॉब छोड़ दिया था मैंने। उसी बीच मेरा सिलेक्शन जो है सेक्रेटेरिएट में हो गया था, और सेक्रेटेरिएट में मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर सेक्रेटेरिएट से भी मैं तैयारी करता रहा, देता रहा एग्जाम। सिविल सर्विस का जो है हर साल मेरा प्री निकल जाता था, मेंस में रह जाता था। तो मुझे लग गया था कि सिविल सर्विस में मेरा इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा बेस ही इतना अच्छा नहीं है। तो मैं
पीसीएस के देता रहा। तो पीसीएस के थ्रू भी फिर वो मेरे को जो है सप्लाई इंस्पेक्टर का एक पद मिला था ग्रुप सी का। फिर वो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, मैं गया ही नहीं, फिर इसी में रहा। और फिर जब राज्य बना तो इधर आ गया, तब से आप देख ही रहे हैं। मैंने जो है ग्रेजुएशन यहाँ से किया डीएवी कॉलेज से। क्या करता था, एडमिशन लिया और उसके लिए मेरे दोस्त मदद कर देते थे काफ़ी। एडमिशन लिया, उसके बाद घर में पढ़ाई करी। उस समय फिर गाइड वगैरह चलती थी सब्जेक्ट्स वगैरह की। मतलब मेरे को बेसिक ज्ञान ऐसा नहीं था कि बहुत चीज़ों का सब्जेक्ट्स का बेसिक ज्ञान हो गया या क्या हो गया, वही यही था कि पास होना था, एवरेज स्टूडेंट, बस एवरेज। तो फिर मैं अपना साल भर में घर में पढ़ाई करता था। फिर जब एग्जाम होते थे फिर किसी दोस्त के यहाँ आके रुक जाता था, पेपर देता था, फिर घर चला जाता था, गांव चला जाता था। 1997 में मेरी पहली जॉब लगी थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन होता था तब लखनऊ में। तो उस समय मेरी पहली जॉब लगी थी, उस समय मुझे मिला था सहायक चकबंदी अधिकारी जी। तो मैंने बिजनौर में ज्वाइन किया था, लेकिन वो नौकरी मुझे रास नहीं आई और लगभग 6-7 महीने नौकरी करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। इसी बीच में सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था और यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहा था। तो यूपीपीसीएस मेरा जो है 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन एक बार मेरा हो गया था। लेकिन मुझे उस समय ये हुआ था कि सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी का भंग हो गया था। तो जो ग्रुप सी के पद थे वो भी इलाहाबाद यूपीपीसीएस के थ्रू भरे जाते थे। तो उसमें मेरा जो है ये सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं फूड डिपार्टमेंट में, तो उसमें मिला था मुझे, लेकिन मैंने फिर उसको ज्वाइन नहीं किया। इस बीच मेरा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद के थ्रू जो है मेरा सचिवालय में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सचिवालय में 1999 में इसको ज्वाइन किया। फिर राज्य बना तो सभी लोगों की तरह मैं भी अपना जो है सोचा कि घर के नज़दीक जाएंगे, तो ऑप्शन देके फिर देहरादून आए। देहरादून से फिर अनवरत जो है अब तक का ये सफ़र यहाँ सचिवालय में चल रहा है। इस बीच 2022 में जब यहाँ आयोग में पेपर लीक वगैरह की घटनाएं हुई तो काफ़ी चीज़ें जो है चेंज हुई यहाँ पे। तो उस समय फिर मेरे को जो है एक एडिशनल चार्ज यहाँ का दिया। मुझे मालूम तो था, पेपरों के थ्रू काफ़ी चीज़ें पता भी चली मुझे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो मैं बहुत घबराया हुआ भी था कि वहाँ जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव कंडीशन, बिल्कुल सेंसिटिव कंडीशन थी। तो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे साथियों ने, अधिकारियों ने मोटिवेट किया कि अरे नहीं, चैलेंज जो है एक्सेप्ट करने चाहिए, आप जाइए। आप चूँकि आपका जो है, मेरा ऐसा नहीं है, मैं हमेशा मेरा जो ओवरऑल वो रहा है, मैं फालतू के कामों में नहीं पड़ता हूँ। अगर आपके मन में जज्बा है, आप कुछ कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा। ये नहीं है, मैंने देखा है कि कभी कभी हमारे टाइम में भी होता था कि जो अमीर घरों के बच्चे होते थे घर से खर्चा लेते थे, फिर यहाँ कोई पिक्चर हॉल में जा रहा है, पिक्चर देख रहा है, शाम के वक्त पलटन बाजार में घूम रहा है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर घर से आते हैं तो वो जो है वो घर से वो यहाँ कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे, पढ़ते रहते थे। तो मेरा यही है कि आपको अगर हमारे जौनसार बावर में भले ही आज स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, लोगों की जो है आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है, काफ़ी कुछ ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि माँ बाप अगर आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप जो है एकाग्र मन से पढ़िए और अच्छी चीज़ें पढ़िए। आपका जरूर जो है सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं जो है, लेकिन बस आपको जो है मन में ठान के रखना है कि नहीं, हमने कुछ करना है। आप अपनी सफलता का जो श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय खुद अपने आप को देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया है और जहाँ भी मुझे ये लगा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है, मैंने हमेशा अपने आप को अकेला पाया। तो लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा। तो आज मैं अपने आप कह सकता हूँ कि मैं सेल्फ मेड हूँ। तो ये थे हमारे साथ श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने कि अपने जीवन के उस क्षण को देखा है जिसे देखना तो क्या हो, जिसको सोचना भी एक बहुत ही दुख भरा हो सकता है। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें और स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और अच्छे तरीके से देखें और समझें कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों से भी उठकर एक बहुत बड़ा आदमी बना जा सकता है अगर आपके अंदर लगन है, अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़ में हूँ आपके साथ रजित चौहान।